हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। आज है 7 जनवरी और 7 जनवरी की जो मुख्य खबरें हैं वो उनका हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। सबसे पहले तो मैं जो मेन न्यूज़ है वो बता देता हूं। चीन हद पार कर रहा है और बदतमीजी की उसने बहुत ही ज़्यादा हद पार कर दी है। देखिए उसने क्या किया है। कभी वो अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा रहा है, फिर उसने पेंगोंग त्सो लेक पे एक ब्रिज बनाया। अब चीन ने अपना जो लैंड बाउंड्री एक्ट 2022 में घोषित कर दिया है और इस लैंड बाउंड्री एक्ट में उसने चीन ने अपना एक मैप बनाया कि ये चीन होगा। ये उसने जनवरी 2022 में ये मैप बनाया, अभी बनाया मतलब 2 एक दिन पहले। उसने इस लैंड बाउंड्री एक्ट के थ्रू ये बताने की कोशिश करी है पूरे वर्ल्ड को कि ये अब चीन, नया चीन ये होगा और किस किस देशों को इससे प्रॉब्लम हो सकती है ये भी उसने बताने की कोशिश किया और ये दिखाया कि मजबूती से एशिया में चीन अब खड़ा हो रहा है इस अपने मैप के थ्रू। चलो जान लेते हैं अब इसमें क्या क्या है। उसने पूर्वी लद्दाख को, यानी जो हमारा पूर्वी लद्दाख भारत का हिस्सा अभी अभी उसको इस मैप में चीन का हिस्सा बताया है। अरुणाचल प्रदेश, जो कि अरुणाचल प्रदेश है, उसने भी इसको चीन का हिस्सा बोला है। और किस चीन का बोला है? जो तिब्बत उसने हथियार लिया था उसी साउदर्न तिब्बत यानी दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बोला है अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है। और तिब्बत को भारत ने भी चीन का हिस्सा माना है और उसने ऑफिशियली भारत ने घोषित किया कि जो तिब्बत स्टेट है वो चीन का हिस्सा है, यानी चीन की टेरिटरी है। लेकिन चीन की बदतमीजी की हद पार देखिए, उसने अरुणाचल प्रदेश को भी चीन का यानी साउदर्न तिब्बत का हिस्सा बोल दिया है, यानी चीन की टेरिटरी है अरुणाचल प्रदेश। जो ये नया लैंड बाउंड्री एक्ट आया है चीन का, इससे किन किन देशों के एरिए इसने हथियाए हैं या किन किन देशों को इससे समस्या हो सकती है? 6 देशों के एरिए इसने अपने मैप में दिखाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। एक भारत का एरिया अपने में दिखाया है, एक नेपाल का एरिया दिखाया, भूटान का एरिया दिखाया, मंगोलिया का, वियतनाम का और म्यांमार का। तो इन 6 कंट्री पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये चीन ने इनके एरिए अपने नए मैप में दिखाए हैं। ठीक है जी। तो अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पर। यह है दलाई लामा से जुड़ी हुई। दलाई लामा को 1959 में तिब्बत से लेकर बचाकर लाया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। चीन ने तिब्बत को हथियार लिया था 1959 में। और यहाँ से दलाई लामा, जो कि वहाँ के धार्मिक गुरु थे, जो कि तिब्बत को प्रेजेंट करते थे, इनको वहाँ से भागना पड़ा था। और जो इनको बचाकर लाई थी इंडियन आर्मी, उसका अंतिम सैनिक यानी कि पूरी टुकड़ी थी, वो पहले ही सैनिक मर चुके थे, लेकिन जो उसका लास्ट सैनिक था, आखिरी सैनिक था, उसकी आज डेथ हो गई है, वो मर गया है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है हर न्यूज़पेपर में, खासकर द हिंदू पे आर्टिकल आए हैं। मैं द हिंदू ही आपको पढ़ाता हूँ, सबसे ऑथेंटिक न्यूज़पेपर वही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो इससे जुड़े हुए हम कुछ बेसिक फैक्ट जान लेते हैं। एक तो दलाई लामा वहाँ से भागे थे 1959 में। और ये किस देश के धार्मिक गुरु थे जो प्रेजेंट करते थे? ये तिब्बत के धार्मिक गुरु थे। ठीक है। और 1959 में ही तिब्बत कब्जे में आ गया था चीन के अंडर। नया मैप को जारी करने के बाद ये टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको बता देता हूँ। इसके साथ ही मैं आपको जानकारी देता हूँ, जो अभी दलाई लामा है, ये 14वें नंबर के दलाई लामा है। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दलाई लामा घोषित किए जाते हैं, ये 1 2 3 4 ऐसे करंट में जो दलाई लामा चल रहे हैं वो 14वें नंबर के दलाई लामा है। इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है तेंजिंग ग्यास्पो। तेंजिंग ग्यास्पो इनका नाम है। और जो धर्मशाला में इन्होंने अपनी जगह बनाई है, जब ये तिब्बत से भागे थे उसके बाद इन्होंने जो अपना अड्डा बनाया है, या ये कह सकते हो धर्म के प्रचार का जो हिस्सा बनाया है, या तिब्बत की आज़ादी के लिए अभी भी ये चाहते हैं कि तिब्बत जो है वो चीन के चंगुल से निकल जाए, और ये तिब्बत की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाते हैं। वो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से उठाते हैं, और धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की सेकंड कैपिटल भी है, पहली कैपिटल है शिमला है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये थी दलाई लामा से जुड़ी हुई न्यूज़। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। जो अगली न्यूज़ है वो वर्ल्ड में साइंस एंड टेक से जुड़ी हुई है। साइंस एंड टेक का पोर्शन हर एग्जाम में आता है, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरे वर्ल्ड में अभी क्या हुआ है कि सेमीकंडक्टर की कमी हो गई है। सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक। इन अर्धचालक की कमी क्यों हुई है? क्योंकि एक तो कोरोना के करके, एक लॉकडाउन के करके, कुछ देशों की जो इकोनॉमी है ना वो पूरी तरह से हिल गई है, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, सेमीकंडक्टर की
कमी हो गई है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेमीकंडक्टर में क्या आता है, जैसे जर्मेनियम आता है, सिलिकॉन आता है, ये सब सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं, जिनसे होकर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो सकती है, उनसे फ्लो कर सकती है। लेकिन वो सेमी हो गए, सेमी मतलब इजी या थोड़ी ही स्लो मोशन में वो उनसे फ्लो करेगी, इसलिए उनको सेमीकंडक्टर बोला गया है। इसके साथ ही जो ये सेमीकंडक्टर हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी इनका अपना योगदान है। हमारे लिए एक बात से और इम्पोर्टेंट है, पता है क्या होता है, कोई भी मार्केट जो जुड़ी होती है ना, वो किसी ना किसी इंडस्ट्री से जुड़ी होती है, और जब उस इंडस्ट्री पे असर पड़ता है तो पूरी मार्केट पे असर पड़ता है, और जब मार्केट पे असर पड़ता है पूरी देश की इकोनॉमी पे असर पड़ता है। यही काम होगा। अब सेमीकंडक्टर अगर नहीं मिलते हैं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो दो देश हैं और इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए जो देश हैं, मोबाइल मार्केट से जुड़े हुए, उनकी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से हिल जाएगी। और जो सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ेगा, चीन, जापान और जर्मनी पर असर पड़ेगा। चीन का तो आपने पता है, मोबाइल में तो एक तरफा इसने पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमा रखा है। मोबाइल इंडस्ट्री में तो इसने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है, बहुत देशों में इसी के मोबाइल चलते हैं। इवन यहाँ तक कि इंडिया में भी चीनी मोबाइल प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब वैसे तो हमारी इकोनॉमी के लिए बड़ी बुरी बात है, क्योंकि यार ये चीन है ना, हमारे ही पैसे हमारे देश से कमा के हमारे ही देश के खिलाफ यूज़ करता है, तो इस करके इसकी इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ेगा। ये वैसे ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए अच्छी बात होगी। तो सेमी कंडक्टर की कमी के कारण चीन, जापान और जर्मनी की इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ेगा। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेमी कंडक्टर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो ये इस तरह के हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन वगैरह। और ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि अभी पूरे वर्ल्ड में किस इंडस्ट्री की कमी पड़ी है या किस इंडस्ट्री के उत्पादों की कमी पड़ी है, तो वो है सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये था इससे जुड़ा हुआ पूरा का पूरा मुद्दा। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। अगली न्यूज़ जो है वो जल शक्ति मंत्रालय से जुड़ी हुई है। एक तो जल शक्ति मंत्रालय ये इम्पोर्टेंट मंत्रालय है, क्योंकि पूरे भारत में जल की कमी है, और आपको पता है कि जल के बिना ना हमारी बॉडी चल सकती है, ना एग्रीकल्चर चल सकता है, ना सोसाइटी चल सकती है, ना डेली यूज़ के काम चल सकते हैं। तो इसी करके जल शक्ति मंत्रालय ने एक मिशन शुरू किया था, जिसको बोलते हैं जल जीवन मिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जल जीवन मिशन का जो उद्देश्य है वो हर घर जल है, मतलब कि हर घर में जल पहुँचा देंगे। कब तक? 2024 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर घर जल जो योजना है वो कब तक कंप्लीट की जाएगी, वो 2024 तक कंप्लीट की जाएगी। और ये किस मिशन का हिस्सा है? ये जल जीवन मिशन का हिस्सा है। और किस मिनिस्ट्री के अंडर है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय के अंडर है। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ, ये जो जल जीवन मिशन को पूरा करने के लिए ना फंडिंग दी जाती है, और जो ये फंडिंग दी जाती है ना, ये 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 50% स्टेट गवर्नमेंट देती है। और ये सिर्फ होता है उन राज्यों में जो कि पूरी तरह से मजबूत राज्य हैं या पूरी तरह से हमारे देश की इकोनॉमी को चला रहे हैं। लेकिन जो पहाड़ी राज्य हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट और 2 हिमाचल और उत्तराखंड, इन 2 स्टेट में 90% फंडिंग सेंटर करती है और 10% फंडिंग इसकी जल जीवन मिशन की स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके साथ ही ये भी क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्जाम में, जो हर घर जल पहुंचाने की जो योजना 2024 तक कंप्लीट करेगी सरकार, ये 3 स्टेट में तो वो सफल हो गई है। हर घर में उसने जल पहुंचा दिया है 3 राज्यों में। तो किस किस में? गोवा में, पुदुचेरी में, केरल में। यानी कि आज के समय गोवा, पुदुचेरी और केरल के हर घर में जल पहुंच चुका है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके लिए। तो ये था इससे जुड़ा हुआ पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और फैक्ट। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। इसके साथ ही चलते हैं, जो अगली न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी 2022 की कोर इंडस्ट्री की रैंकिंग जारी की है गवर्नमेंट ने। पहली बात तो ये है कि कोर इंडस्ट्री की रैंकिंग में सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र का योगदान है, वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, कितनी कोर इंडस्ट्री है और वो कौन कौन सी हैं। 2022 में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में भी, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। जो रिफाइनरी प्रोडक्ट हैं उनकी सबसे ज़्यादा योगदान है कोर सेक्टर में। कोर सेक्टर में बता देता हूँ, 8 सेक्टर होते हैं। ये 8 सेक्टर वो इंडस्ट्री हैं जिससे हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था का बेस बनता है, आधार बनता है या अर्थव्यवस्था चलती है। ये हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
और इन 8 सेक्टर में रिफाइनरी प्रोडक्ट, स्टील हो गया, कोयल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, सीमेंट हो गया और पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया। तो मैं आपको बता देता हूँ इन 8 सेक्टर में ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि 3 सेक्टर इनमें से दे देंगे और एक इनसे बाहर का दे देंगे, बस पूछ लेंगे कौन सा इसमें से नहीं है। तो 8 सेक्टर आपने बिल्कुल रट लेने हैं, रिफाइनरी प्रोडक्ट, स्टील, कोयल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, फर्टिलाइज़र, सीमेंट और पेट्रोलियम। और कितने कोर इंडस्ट्री हैं? तो 8 हैं। और 8 इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा टॉप पे मारा है, सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है मतलब वो है रिफाइनरी प्रोडक्ट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमी में किसका हिस्सा है? तो वो रिफाइनरी प्रोडक्ट का है, फिर स्टील का, फिर कोयल का, फिर क्रूड ऑयल का। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब चलते हैं इससे अगली न्यूज़ पे। अभी क्या हुआ है कि दक्षिणी सूडान है ना, जो कि अफ्रीका का एक कंट्री है, इसके प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन दे दिया है। देखो क्या हो रहा है कि 3-4 साल से तो इवन यूपीएससी तक किस प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन दिया, कौन सा स्थापित किया गया, कौन सा प्रेसिडेंट बनाया गया, किसकी डेथ हुई, एकदम फैक्चुअल पूछ रहा है। और एचसीएस में भी ऐसे ही हो रहा है, स्टेट एग्ज़ाम में, पीसीएस में, एसएससी सीजीएल में या एचएसएससी तक के इवन एग्जाम में ये पूछा जा रहा है कि किस प्रेसिडेंट को मारा गया, कौन सा भी स्थापित हो गया, कौन सा हटाया गया, किसने रिजाइन दिया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी सूडान बहुत चर्चा में है क्योंकि इसके प्रेसिडेंट ने रिजाइन दे दिया, और जिसने रिजाइन दिया है उस प्रेसिडेंट का नाम है अब्दुल हमदूक। यानी कि ये नाम याद रखना, इसका नाम अब्दुल हमदूक ने, दक्षिणी सूडान के प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन दे दिया है। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए हम और भी फैक्ट जान लेते हैं अफ्रीका से जुड़े हुए, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। पहला तो सबसे फैक्ट यही मैंने आपको बता दिया कि अभी आज की न्यूज़ है, दक्षिणी सूडान के प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन दिया। दूसरा ये है कि न्यूज़, इथोपिया में एक ग्रैंड इथोपियन रेनेसा बांध बन रहा है। ये जो ग्रैंड इथोपियन रेनेसा बांध है ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इसका जो अफ्रीकन कंट्री हैं वो विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये बांध बन जाता है तो इससे मिस्र जैसे देशों में जो नील नदी का जल जाता है, उस नील नदी के जल की जो पूर्ति है वो कम हो जाएगी और इससे मिस्र की अर्थव्यवस्था पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब हम थोड़ा जान लेते हैं नील नदी के बारे में। देखो, नील नदी के बारे में आपको मैं ज़रूर पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब नील नदी की बात चल रही है तो इससे जुड़े हुए इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो नील नदी है, उस नील नदी को हम दो नील के नाम से जानते हैं। ये 2 शाखाओं में होती है, एक वाइट नील और एक होती है ब्लू नील। और मैं आपको बता देता हूँ, जो ये नील नदी है ये अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। एक तो फैक्ट यही है, अफ्रीका की सबसे बड़ी नील नदी है। दूसरा, जो वाइट नील है वो विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से निकलती है वाइट नील। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, ये जो विक्टोरिया क्वीन थी ये गोरी थी, ब्रिटिश क्वीन थी, ये गोरी थी, तो ये वाइट नील हो गई, तो विक्टोरिया झील हो गई। ठीक है, इससे ऐसे कनेक्ट कर रहे हो सकते हो, वाइट लेडी थी और वाइट नील यहाँ से निकलती है। इसके साथ ही जो ब्लू नील निकलती है ये निकलती है टना झील से। ये इथोपिया की झील है और इसी पे ये बांध बना रहा है इथोपियन ग्रैंड रेनेसा बांध। इसी करके ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ये टना झील जो ब्लू नाइल यहाँ से निकलती है, इसी टना झील पे ये बना रहा है ये बांध, और इसी पे पूरा का पूरा बवाल हो रखा अफ्रीका में। ये कह रहा है कि ये बांध बनना नहीं चाहिए, और यही जो ब्लू नील है ये इसी टना झील से निकलती है। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो अफ्रीकन लोग हैं वो इतने काले होते हैं कि ये वो ब्लू दिखने लगते हैं, तो ब्लू नील वहीं से निकल सकती है, ये निकलती है, तो इस करके आप इसे याद रख सकते हो। तो वाइट नील निकलती है विक्टोरिया झील से, ब्लू नील निकलती है टना झील से, और इसी को नील नदी को मिस्र की लाइफलाइन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है ना नील नदी है, इसी के कारण पूरी मिस्र की अर्थव्यवस्था चलती है। उसकी जो वर्ल्ड लेवल की कॉटन होती है जो वो एक्सपोर्ट करता है वो इसी के कारण होती है। इसके साथ में ही इसी नदी के कारण है जो मिस्र में गेहूं होता है, चावल होता है, जो वो एक्सपोर्ट करता है। तो इस करके इसे मिस्र की लाइफलाइन बोला जाता है नील नदी को। और नील नदी पर एक बांध बना है, ये एचएसएससी ने इतनी बार पूछा क्वेश्चन, आसवान बांध। एचसीएस ने, यूपीएससी ने, हर किसी ने पूछा, सीजीएल ने, आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो वो मिस्र की नील नदी पर, मिस्र में बना है नील नदी पर। ठीक है, और ये जो बांध बना है आसवान बांध, इसके पीछे एक झील है, उस झील का नाम नासेर झील है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट और सेंट्रल लेवल के एग्जाम के लिए। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले ये वाइट नील होती है, फिर ये ब्लू नील होती है। जब ये दोनों मिल जाती हैं, अलग अलग दोनों धाराएं, वो कहाँ पर मिलती हैं?
वो खार्तूम में मिलती हैं। और खार्तूम कहाँ है? दक्षिणी सूडान की राजधानी है खार्तूम, जिसमें अभी प्रेसिडेंट अब्दुल हमदूक ने रिज़ाइन दिया है। उसी खार्तूम, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लू नील और वाइट नील जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी बन जाती है, कहाँ मिलकर बनती है? वो खार्तूम में मिलकर बनती है। तो ये था इससे नील नदी से जुड़ा हुआ, दक्षिणी सूडान से और इथोपिया में जो आजकल बांध चल रहा है उस पर बवाल चल रहा है, उससे जुड़ा हुआ पूरा का पूरा मैंने कॉन्सेप्ट और फैक्ट बता दिया। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। अब चलते हैं जी आज की अगली न्यूज़ पर। और आज की जो अगली न्यूज़ है वो है रायतु भरोसा योजना। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई है, मैं बताता हूँ क्यों। ये जो रायतु भरोसा योजना है वो किसानों से जुड़ी हुई योजना है। आंध्र प्रदेश ने इसे चलाया था, और जब ये आंध्र प्रदेश ने चलाई थी बहुत फेमस हुई थी, क्योंकि ये और जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना ये सेम टू सेम है। एक तो क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा, किसानों के करके आजकल मुद्दे बहुत चल रहे हैं तो इम्पोर्टेंट और भी हो जाता है कि रायतु भरोसा योजना किस स्टेट की योजना है? ये आंध्र प्रदेश की योजना है। एक ये ऐसे आ जाएगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना किससे मिलती है? तो वो रायतु भरोसा योजना से मिलती है। दूसरा क्वेश्चन ये आ जाएगा कि पीएम किसान निधि सम्मान निधि योजना क्या है, रायतु योजना क्या है? ये रायतु योजना क्या हुआ था कि किसानों को इसमें 3 इंस्टॉलमेंट में 12,500 रुपये दिए जाने थे हर किसान को। ये जो योजना थी रायतु भरोसा योजना, लेकिन ये पूरी तरह से असफल हो गई है, क्योंकि ये पैसे किसानों को नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण ये चर्चा में है कि इसको बंद किया जाए। आंध्र प्रदेश सरकार इसके नाम पर वैसे ही पैसा भ्रष्टाचार में डाल रही है, तो ये एक असफल होने के कारण अभी चर्चा में है। तो ये किससे जुड़ी हुई योजना है? ये किसानों से जुड़ी हुई योजना है। रायतु भरोसा योजना इसका नाम है, और आंध्र प्रदेश की ये योजना पूरी तरह से असफल इसको माना गया है नीति आयोग के द्वारा। इसके साथ ही इसी जैसी योजना एक और हमारे देश में पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जो सेंट्रल लेवल के द्वारा चलाई गई थी, पूरे देश में इसको लागू किया गया था। ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले भी मैंने 4-5 दिन पहले इसके बारे में बताया था। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में हर किसान को 6,000 रुपये दिए जाएंगे 1 साल में, और 2,000 रुपये की एक इंस्टॉलमेंट किस्त होगी, और ये जो किस्त होगी ये 3 बार में दी जाएगी। ये रुपये 6,000 रुपये 3 बार में 2-2 हज़ार करके दिए जाएंगे हर किसान को। तो ये है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। अब चलते हैं जी अगली न्यूज़ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सिंधु ताई सापकल ये एक है ना कार्यकर्ता थी जो अनाथ बच्चे होते हैं उनकी भलाई के लिए काम करती थी। जो ये सिंधु ताई सापकल है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि इनकी डेथ हो गई है। और आपको पता है किसी खास हस्ती की डेथ होती है तो उस पर क्वेश्चन ज़रूर बनता है, और जो सोशल मतलब क्राइटेरिया से उससे ज़रूर से भी ज़रूर क्वेश्चन बनता है। ऊपर से ये एक वुमेन है और वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो इसी करके सिंधु ताई सापकल जिनकी डेथ हो गई है, हमें याद रखना है ये किससे जुड़ी हुई हैं। इनको बोला जाता है मदर ऑफ ऑर्फन चाइल्ड, यानी कि जो अनाथ बच्चे हैं उनकी माँ बोला गया है तो सिंधु ताई सापकल को, और इनकी हाल ही में डेथ हो गई है और इनको पद्म विभूषण भी मिला था। अब चलते हैं जी अगली न्यूज़ पे। इससे मैं आपका जो करंट का मुद्दा है और जो इसके बेसिक मुद्दे हैं और जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, इससे बिल्कुल सब क्लियर करवा दूँ। और इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा है, आपको बताता हूँ क्या है ये। अभी क्या हुआ था कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो एक डैम सेफ्टी एक्ट लेके आई थी। डैम सेफ्टी एक्ट का मतलब है बांधों को दोबारा से बनाया जाएगा, उनकी रख रखाव के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी। लेकिन अभी क्या हुआ कि केंद्र सरकार के इस एक्ट पर बहुत से राज्यों ने क्या किया है, ऐतराज़ मनाया। बहुत से राज्यों ने क्यों मनाया है? बांध जो आते हैं ना वो राज्य सूची में आते हैं। अब इस सूची को लेकर भी मैं आपके कुछ फैक्ट और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। जो ये सूची बनाई गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के 7वें शेड्यूल में इसको डाला गया है। एक तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे संविधान में 12 शेड्यूल है और उनमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूची में अपने अपने हक इनको दिए गए हैं कि केंद्र सूची में केंद्र काम करेगा, राज्य सूची में राज्य काम करेगा और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र मिलके काम करेंगे। लेकिन दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है तो केंद्र सरकार की बात ज़्यादा मानी जाएगी। तो ये जो मुद्दा आता है, ये जो सूचियों का मुद्दा आता है जिनमें राज्य और केंद्र के हक बांटे गए हैं, ये शेड्यूल के 7वें शेड्यूल में आता है हमारे संविधान के। एक तो ये शेड्यूल नंबर ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से पूरा हमारा देश चलता है, इसी सिस्टम के हिसाब से। और इससे जुड़े हुए और मैं बेसिक फैक्ट बता देता हूँ आपको
जब ये सूचियां बनाई गई थी तो इनको इसमें केंद्र सूची में 97 विषय थे, 97। अब इसमें 100 सब्जेक्ट डाले गए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे केंद्र सूची में कितने सब्जेक्ट हैं, अब हैं 100। ऐसे ही राज्य सूची में 66 सब्जेक्ट थे और अब इसमें 61 सब्जेक्ट रह गए हैं। समवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट थे, अब ये इसमें 52 सब्जेक्ट कर दिए, यानी कि यहाँ के 5 सब्जेक्ट समवर्ती सूची में डाल दिए। अब राज्यों को यही ऐतराज रहता है कि पहले तो हमारे यहाँ से 5 सब्जेक्ट हटा के इसमें समवर्ती सूची में डाले गए। अब सेंटर क्या कर रहा है, ऊपर से बांध जैसे जो कि राज्य सूची का विषय है उस पर भी इसने कानून बनाने शुरू कर दिए हैं और इसी पे मुद्दा बनाया गया है कि इस एक्ट को निरस्त किया जाए। ये काम है राज्य की गवर्नमेंट का, राज्य की सरकार का। ठीक है, इससे जुड़े हुए 2 क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं जो बहुत बार पूछे गए हैं, आगे भी आने की संभावना है। इस पूरे स्ट्रक्चर को जिसमें ये तीनों सूचियां बांटी गई हैं और जिसके बेस पे हमारी केंद्र और राज्य सरकार काम करती है और जो चलाया जाता है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं फेडरल सिस्टम। और ये जो फेडरल सिस्टम हमने लिया गया है ये कनाडा से हमने लिया था। और इसके साथ ही बता देता हूं, इसी फेडरल सिस्टम में जो समवर्ती सूची डाली गई, पहले सिर्फ केंद्र सूची और राज्य सूची थी, जो समवर्ती सूची डाली गई है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने ली थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था आज का डिस्कशन, उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।